हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल के पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास यानी संसाधन का मतलब क्या होता है? यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, कपड़ा, मकान हो गया, टेबल कुर्सी, जो भी हम यूज करते हैं, ये सभी हमारे लिए संसाधन का प्रयोग करता है। संसाधन कहलाता है। और अब आते हैं इसके प्रकार। एक उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव का मतलब ये होता है जिसके अंदर जीव हो, यानी कोई ऐसा संसाधन जो लिविंग हो, जैसे प्लांट हो गया, है ना। कोई एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के ऊपर भी हम डिपेंड रहते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध पीने के लिए कोई जानवर पालता है ना। ये सभी हमारे क्या आते हैं, जैसे संसाधन ही जिसका उपयोग हम अपने उपयोग के लिए करते हैं। जैसे हमने देखा हो कि घोड़ा लोग पालते हैं, है ना, सवारी करने के लिए, कोई गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए। और एक होता है अजैव संसाधन। अजैव मतलब कि जिसके अंदर जीव ना हो, जैसे टेबल कुर्सी, लकड़ी, सन की रे हो गई, वायु हवा हो गया, पानी, ये सब के अजैव संसाधन में आते हैं। समाप्ता के आधार पर यानी जो समाप्ति के कारक कगार पर होता है, जैसे उसमें आते हैं नवीकरणीय, योग्य और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब ये होता है कि जो दोबारा मतलब कि हमारा वापस नहीं आ सकता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। और अनवीकरणीय जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे हमारे पास नवीकरणीय में यह आ जाता है कि जो ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम कोई भी पेट्रोल हो गया, डीजल, ये सब इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा। और पीने वाला पानी भी, पीने वाली पानी आएगा तो हमारा किस में आ जाता है, नवीकरणीय में। क्योंकि हमारा क्या होता है, आसानी से वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारे पास पूरे अर्थ के सरफेस पर की बात करेंगे तो पीने वाले पानी की जो मात्रा है 2.4% के अप्रॉक्स है। यानी कुछ समय के बाद जैसी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे हमारे क्या हो गया, वो संसाधन हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अनवीकरणीय में आ जाता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे हवा, पानी, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं, हवा नहीं ख़त्म होने वाला, सन की ऊर्जा ख़त्म नहीं होगी कभी। ये सभी हमारी क्या होती है, अनवीकरणीय स्रोत में आ जाती है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्वामित्व मतलब कि जो अधिकार पर होता है ना, कि हमारा है, वो तुम्हारा है, ये सब चीज़ के आधार पर। तो व्यक्तिगत यानी जो हमारा पर्सनल चीज़ें होती है, जैसे गाड़ी हो गई, हमारा खुद का घर हो गया, है ना। ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, स्वामित्व, ये व्यक्तिगत होता है, हमारा खुद का होता है। और सामुदायिक मतलब जो बगीचा हो गया, पार्क हो गया, ये सब क्या होते हैं, सामुदायिक होते हैं। इसमें सब लोग उपयोग करते हैं वैसे संसाधन का। हर कोई एक्सरसाइज, हर कोई काम करने के लिए, बैठने के लिए, घूमने के लिए जाता है पार्क में। तो सामुदायिक, वो सब मतलब कि समुदाय के लिए पूरा होता है, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए। एक राष्ट्रीय होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जो लोगों, जैसे गवर्नमेंट जो चीज़ें लागू करती है, चीज़ें, ये सब क्या होता है, सरकारी जो चीज़ें होती है उसका क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। वो सबके, उसमें राष्ट्र के सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, देश के। और अंतर्राष्ट्रीय यानी ऐसा संसाधन जो क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, यानी जो हम यहाँ से वहाँ पर ले जा सके, फिर वहाँ से हम मंगा सकें। ये सभी हमारे क्या है, इंटरनेशनल रहता है, अंतर्राष्ट्रीय के अंदर आ जाता है। इसके बाद आते हैं विकास के आधार पर, है ना। विकास के आधार पर क्या होता है, एक संभावित विकसित हो भंडार होता है, एक संचित कोष होता है। संचित कोष मतलब कि क्या होता है कि यानी वो फिक्स होता है, यानी संचित कोष फिक्स रहेगा, यानी उसी में से हमें उपयोग करना है। मान लो हमारे पास पर्टिकुलर एक फिक्स पैसे हैं, तो उतना ही पैसे का हम उपयोग करेंगे ना, उतना ही पैसे का हम उपयोग करते, तो हमारा संचित कोष हो गया। सोना चांदी हम जो अपने घरों में रखते हैं, पैसे हो गए, सब हमारा संचित कोष हो गया। और जो हमारा संभावित विकसित होता है, यानी संभावित मतलब कि हम हर चीज़ को क्या करते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं कि हम इससे ज़्यादा पैसे रखें, इससे ज़्यादा चीज़ ये खरीद लें, वो खरीद लें, तो हमारा संभावित विकास होता है। जो भी हमारा क्या होता है, संसाधन अपने उपयोग के लिए तो यूज करते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या होता है, संभावित विकसित हो जाता है। संसाधन नियोजन के क्रम में, अब देखिए संसाधन नियोजन के क्रम में संसाधन की बात करेंगे तो उपयोग, प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत संस्थागत नियोजन के ढांचा तैयार करना। मतलब कि क्या हो जाता है, इंडस्ट्री, प्रौद्योगिकी, कोई भी चीज़ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्री में क्या होता है, संस्थागत नियोजन और ढांचा तैयार करना पड़ता है पहले, कि हमें कैसे काम करना है, कैसे उपयोग करना है किसी चीज़ को। यानी कि पहले हमने यूज किया, बस कहीं न कहीं इसको फेंक दिया, ऐसे यूज कर लिया, ताकि वो क्या हो, कुछ समय के बाद बेकार ही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि किसी भी चीज़ को प्रौद्योगिकी कौशल के लिए हमारे क्या होता है, प्रौद्योगिकी कौशल के हम क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते लिखते हैं, है ना, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे क्या हो, कोई भी चीज़ को हम आसानी से एक सिस्टमेटिक तरीका से कर सकें, है ना, उसको बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा सं- संसाधन विकास और योजना और राष्ट्रीय विकास के समन्वय स्थापित करना। यानी हम ऐसा संसाधन का विकसित करें जिससे क्या हो, हमारा राष्ट्र यानी देश को फ़ायदा हो उससे, है ना। जैसे हमारे देखा होगा ना, सरकारी कर्मचारी जो वर्क करते हैं देश के लिए, है ना, या कोई ऐसा हम बिजनेस करते हैं, उससे क्या होता है, जो पैसे कमाते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं। इससे भी क्या होता है, हमारा
देश का विकास होता है। तो सब इसके अंदर आ जाते हैं। बात है संसाधनों का संरक्षण। मान लो संसाधन का तो हमारे पास मिल गया, कहाँ कहाँ से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन संरक्षण इसको बचाएंगे कैसे? ऐसे तो नहीं कि हाँ खूब यूज करते गए, यूज करते गए हैं और क्या होगा, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए, तो उसका क्या करेंगे, हम संरक्षण करेंगे, संरक्षित करेंगे। तो भविष्य में ध्यान में रख कर के हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। पर हम क्या करेंगे, कोई भी संसाधन का ऐसा उपयोग करें ताकि भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा। अपने दिमाग का उपयोग करेंगे, यानी मान लो हमारे पास कम पैसे हैं तो दिमाग से लगाएंगे कि अच्छा हमारी सैलरी मान लो कि आने वाली है बाद में, तो हम क्या कोशिश करेंगे, उतना ही में हमें पूरा महीना चलाना है, तो हम क्या करें, भविष्य मतलब कि विवेकपूर्ण का इस्तेमाल करेंगे कि कम कम पैसे में ही पूरा काम कर लें अपना। तो विवेकपूर्ण का उपयोग करेंगे। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना करना कि हमेशा यानी ऐसा हो कि लगातार क्या हो, ऐसा विकास हो जो पोषण युक्त हो, है ना, जिससे क्या हमारी पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी जनरेशन यूज कर सके उस चीज़ को। और पर्यावरण को संतुलित बनाए हुआ है, नहीं ऐसा नहीं कि ऐसे संसाधन का हम संरक्षित कर देंगे जिससे क्या हो, पर्यावरण हमारा क्या हो, नुकसान हो जाए उसको, है ना, प्रदूषण होने लगे, है ना। तो इस पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। बताइए संसाधन संरक्षण की विधि। पहला विधि में क्या होता है, विवेकपूर्ण इस्तेमाल। हम विवेकपूर्ण का इस्तेमाल करेंगे। नवीकरणीय योग संसाधन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, है ना, जिसका नवीकरणीय मतलब कि जो ज़्यादा बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसका हम ज़्यादा यूज करेंगे। संसाधनों का पुनः चक्रण, यदि संभव हो तो सस्ते हानि रहित वैकल्पिक संसाधन का इस्तेमाल करेंगे। इन संसाधन का ऐसा कोशिश करें कि संसाधन का पूर्ण चक्रण करें। जैसे देखा हो ना, कई लोग वाटर हार्वेस्टिंग लगाते हैं कि पानी का ग्राउंड वाटर की कमी की वजह से क्या हो, कमी ना हो, इस वजह से हम क्या करें, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। ऐसा उपयोग करना कि हम कोई भी संसाधन का उपयोग करते हैं उसको रिसाइकल कर सकें, रिसाइकल कर सकें। ठीक है। और सस्ते संसाधन का उपयोग करना चाहिए। लोगों में जागरूक कायम रखना चाहिए, पोस्टर ये सब चीज़ करके प्रचार करके लोगों में जागरूकता लाएं, जिससे क्या वो भी वैसे ही उपयोग करें, जिससे क्या हो, पूरे देश के लिए फ़ायदा हो उससे। ठीक है। नेक्स्ट वाले में आते हैं हम। अब देखिए इसे मानव प्रकृति प्रौद्योगिकी और संसाधन के मध्य में अंतर। अब देखिए जो मानव होता है, देखिए इसको ट्रायंगल रूल कहा जाता है। मानव क्या है, बीच में है। ये तीनों चीज़ों का मानव उपयोग करते हैं। जैसे भौतिक पर्यावरण, मानव क्या होता है, पर्यावरण में रहता है, तो सभी भौतिक पर्यावरण में बहुत चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं ना। और उसके बाद संस्थाएं होती हैं, ढेर सारी चीज़ें जिससे शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी, फिर इंडस्ट्री में चले जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। तो जो मानव होता है ये तीनों रूप से क्या होता है, घिरा हुआ है तीनों से। अब आते हैं भूमि संसाधन। भूमि संसाधन ये क्या होते हैं, इसके अलग अलग हमारे पार्ट हैं। पहला आता है भूमि उपयोग के कारक। भूमि उपयोग के दो कारक होते हैं, एक भौतिक कारक, एक मानवीय कारक। भौतिक कारक में आता है स्थलाकृति। देखो ना कि हमारे भौतिक स्थलाकृति यानी हर जगह क्या है, स्थल की कृतियाँ क्या होती है, अलग अलग तरीके से। जलवायु सबकी अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हर जगह की जलवायु एक जैसी है। मृदा के प्रकार, मिट्टी भी हर जगह अलग अलग तरीके से पाई जाती है। मानवीय कारक में क्या हो जाता है, हमारा जनसंख्या का घनत्व। मान लो कि किसी भी जगह पे जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा हो जाए तो संसाधन का उपयोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, है ना। लोगों को दिक्कतें होंगी। तकनीकी क्षमता का हमेशा विकास करना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी हमेशा अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। संस्कृति और रीति, जो संस्कृति चीज़ें होती है ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर हर कोई काम करनी चाहिए, और संस्कृति रीति रिवाज को देखते हुए। सेकंड थिंग आता है हमारा मृदा के कटाव एवं अपरदन के कारण। जो मिट्टी हो जाती कट जाती है ना, उसका कारण मतलब कि वजह क्या होती है। पहला होता है वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी कटाव होगा ना, क्योंकि वन पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़े हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी बंधी हुई रहती है। और यदि हम पेड़ पौधे काट लिए तो मिट्टी क्या हो, खुल गई, और हवा पानी, है ना, बाढ़ की वजह से क्या होता है, एक जगह से मिट्टी कट के दूसरी जगह चली जाती है। तो मिट्टी का अपरदन भी हमारा क्या होता है, पहला वनोन्मूलन से होता है, यानी वनों की कटाई ज़्यादा करेंगे तब। दूसरा था अति पशुचारण, यानी पशुओं को जो चराएंगे खेतों में, तो जिसको घास ओस होता है, घास भी क्या करते हैं, मिट्टी घास के छोटे छोटे जो जड़ होते हैं मिट्टी को बांधे रहते हैं, तो घास जब पशु खा जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, और वहाँ से आसानी से बह जाएगी हवा के थ्रू, हवा और पानी के थ्रू। तीसरा होता है निर्माण एवं खनन। हम कोई भी चीज़ जैसे घर बना रहे हैं, निर्माण कोई काम करे तो खुदाई करते हैं ना, कोई भी चीज़ निर्माण करने के लिए। खनन, देखा होगा सोने की, चांदी की, चाहे कोयले वोले की खानों में हम खनन करते हैं विस्फोट करा करके। उससे क्या होता है, जो मिट्टी बैठ गई होती है ना, वो मिट्टी क्या होती है, फिर खुल जाती है, और उससे आसानी से क्या होता है, कहीं भी बह जाती है किसी के थ्रू। तीसरा आता है मिट्टी के कटाव या अपरदन को रोकने के उपाय। रोकने का उपाय सब सिंपल सी बात है, जब वन कट रहा है तो क्या करें, वन लगाएंगे, उपाय यही है। दूसरा पशुचारण को रोक दिया जाए, खनन पर रोक लगा दिया जाए।
समोच्च जुताई की जाए, है ना, एक मतलब कि विधि से जुताई की जाए ना, कहीं भी हम जोत करके खेतों के धान उन ये सब उगा दिए। पेड़ों को कतारों में लगाकर, पेड़ों को क्या करेंगे, कतार में लगाएं, ताकि दूसरे वाली मिट्टी आएगी तो अगले वाली पेड़ के पास क्या हो, क्या आके रुक जाएगी। तो इसे क्या करेंगे, उसको हम कतार में लगाएंगे। औद्योगिक कचरे का रख रखाव करेंगे। जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट आते हैं उसका एक ऐसा जगह डिकम्पोज करना जिससे क्या हो, पॉल्यूशन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट में आता है मृदा का वर्गीकरण। जो मिट्टी के वर्गीकरण क्या होता है, इससे पहला आता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, नदियों द्वारा जो अवसादी जमाव के कारण जो नदी जो नदियों के द्वारा जो कि बह के मिट्टी जो आ जाती है ना, जमाव के कारण इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कुछ सिल्ट होते हैं। ठीक है। सिल्ट होते हैं, कुछ मिट्टी होती, क्ले होती है, चिकनी सी मिट्टी होती है की मात्रा अधिक पाई जाती है इसमें। सिल्ट और चिकनी मिट्टी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। जैसे बांगर, खादर, इसके क्या होते हैं, प्रमुख उदाहरण है। बांगर जो खादर है ये सब क्या होते हैं, जो लोड मिट्टी की है उदाहरण। गहन निर्वाह वाले क्षेत्रों में पाई जाती है ज़्यादातर पे, जहाँ पे गहन निर्वाह होता है, जहाँ पर मिट्टी पेड़ मतलब कि जो ऐसी जगह जहाँ पर नदियाँ क्या होती दूर से आती है, पहाड़ी वहाड़ी एरिया से, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। धान, गेहूँ, गन्ना के लिए उपयुक्त होती है। उत्तरी भारत के दक्षिणी घाटियों में ये अधिकतर पाई जाती है। सेकंड आते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। लाल और पीली का मतलब, तो लाल का मतलब क्या होता है, लोहे के कारण, है ना। लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, लोहे की मात्रा की वजह से लाल मिट्टी से कहते हैं। पीली मिट्टी रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है ये, है ना। और ये कायांतरिक चट्टानों से पीली दिखती है। जो कायांतरिक चट्टान होती है ना, जो बहुत दिनों बाद नीचे से जो लावा मैग्मा के रूप में आती है, उस सब में, है ना, कायांतरिक चट्टानों की वजह से क्या होता है, पीला दिखता है, इसलिए जिसका कारण क्या होता है, हाइड्रोजन। ध्यान रखना, कोई भी पीली मिट्टी को पीला होने का कारण हाइड्रोजन, और लाल होने का कारण क्या है, आयरन है, लोहा है। आते हैं मरु मिट्टी, मरु मृदा। इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा अधिक होती है, इसमें ह्यूमस और नमी ज़्यादा होती है। ठीक है। सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे सतह में नीचे जाते जाएंगे वैसे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाएगी। संचित कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है इसको, जैसे राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में क्या होता है, जो खेती होती है इसको उसको पहले संचित किया जाता है, संचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है। ठीक है। जुताई उताई करके इसमें खाद उद डाल करके पहले कंपोस्ट ये सब। वन वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो वन में जो मृदा होती है अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। तीसरा होता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट में हमारा क्या होता है, यह मृदा ग्रीक भाषा में लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट, है ना। ये ईंट टाइप की मिट्टी होती है, उच्च तापमान में वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा तौर पे पाई जाती है। ठीक है। और ये अधिकतर किसके लिए, चाय, यहाँ पे चाय की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी क्या होती है, रायगढ़ कपासी कही जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास की खेती, ध्यान रखना। ये लावा द्वारा निर्मित होता है, जो लावा निकलता है अंदर से, लावा के द्वारा ही काली हो जाती है काली मिट्टी। क्यों, लावा क्या होता है, हीटिंग के रूप में आता है नीचे से, गरम गरम, और वो काला काला सपाट होता है, गर्म होने की वजह से काला हो जाता है, और बाहर आने के बाद मिट्टी काली हो जाती है। ठीक है। जल धारण करने की अधिक क्षमता होती है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा। मान लो कि काली मिट्टी को आप पानी से सींच दिए तो बहुत दिन तक उसमें नमी बनी रहती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, यदि वो सूख जाएगी तो क्या होता है, दरारें पड़ जाती है उसके अंदर। ठीक है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला आते हैं हम, कुछ याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। नवीकरणीय योग्य मतलब क्या हो गया, फिर वहीं जो हम पीछे समझाए थे वहीं वाला यहाँ पे दिखा दिया है। नवीकरणीय योग में ऐसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रवृत्ति द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय में आ जाता है। नवीकरणीय योग्य संसाधन संसाधन का उपयोग करने से क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम। ध्यान रखना, वो नवीकरणीय ये अनवीकरणीय होना चाहिए, ये वाला अनवीकरणीय गलती दिया है। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्ति द्वारा स्वामित्व, जो व्यक्ति के उदाहरण के लिए खुद का जमीन, घर, ये सब क्या होता है, व्यक्ति द्वारा है, वो संसाधन हमारा है। सामुदायिक वाले वैसे संसाधन जो सदस्य तक पहुंच पाते, समुदाय को वहन करते, जैसे खेल का मैदान हो गया, पार्क हो गया, ये सब। राष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जो राष्ट्र के लिए होता है, जैसे रोड, रेलवे लाइन, सड़क, है ना, ये सब। अंतर्राष्ट्रीय में जिनका कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता है, जैसे 200 किलोमीटर से परे महासागरीय जल, महासागर के जल, ये सब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। संभावित संसाधन, एक क्षेत्र में पाए जाने वाला संसाधन लेकिन उसका उपयोग नहीं होता, उसको संभावित बोलते हैं। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा, गुजरात में हवा, ये सब क्या होता है, वहाँ पर उपयोग नहीं किया जा सकते। राजस्थान में मान लीजिए सौर प्लेट लगा दिए तो कहाँ ही उपयोग कोई करेगा। और गुजरात में हवा का कोई मतलब नहीं बनता है ना, वहाँ पर अधिकतर समुद्री एरिया, समुद्र के तट के किनारे हैं। वह स्टॉक आता है, स्टॉक क्या होता है, संसाधन उपलब्ध, स्टॉक संसाधन उपलब्ध है लेकिन उपयोग करने के लिए उपयुक्त तकनीकी नहीं होता है। उदाहरण के लिए तकनीक का अभाव, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करना जानते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, तकनीकी में ज़्यादातर पे हमारा
या तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है या तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये स्टॉक वाला होता है। जो हम क्या करते हैं, बहुत चीज़ों को ला के स्टॉक करके रख देते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे हम उसका उपयोग करते हैं। एक होता है रिजर्व, स्टॉक की सबसेट होता है रिजर्व, भविष्य की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, रिजर्व में जैसे हो गया बांध के पानी, ये सब भविष्य, मान लो कहीं बांध के पानी क्या करते हैं, रोक के रखते हैं बांध के पानी को। जिस मान लो किसी नहर वहर में पानी नहीं आ रही तो हम क्या बांध के पानी को छोड़ देते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, लोगों के वहाँ से किसानों की सिंचाई हो जाती है। वन संसाधन, संसाधनों का विकास का इसका अर्थ होता है ये कि उपलब्ध तकनीकी का उपयोग करते हम क्या करेंगे, संसाधनों का निष्कर्ष और उपयोग करेंगे, जिससे मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सतत विकास में होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना। ठीक है, सतत विकास मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम क्या करें, अपना विकास करेंगे, उसको बोलते हैं। वर्तमान विकास की स्थिति भविष्य में भी बनी रहे और बढ़े, आगे बढ़े। और तीसरा होता है वर्तमान में विकास की भविष्य की ज़रूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यानी हम ये ना सोचें कि हम भविष्य में उपयोग के लिए समझौता करके रखे हुए इसमें, है ना, नहीं करना चाहिए। भारत में महत्वपूर्ण राहत सुविधाओं के तहत भूमि क्या होती है, मैदानी क्षेत्र। भारत में जो मैदानी क्षेत्र है 43% है, पर्वतीय भाग 30% और पठार 27%। ध्यान रखने, पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगला आता है भूमि अवक्रमण, उपयुक्त समय के बिना लंबे समय तक भूमि का निरंतर उपयोग। यानी किसी जमीन का बार निरंतर बहुत समय से उपयोग कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूमि अवकरण कहा जाता है। इसके संरक्षण और प्रबंधन के उपाय करनी चाहिए। ठीक है, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, आपको पता ही है ना, मिट्टी कटाव के वही कारण है, वनों की कटाई, चराई, निर्माण और खनन। खेती की दोषपूर्ति पद्धति, यानी अलग अलग तरीके से हम खेती सही तरीके से नहीं करते तो यहाँ मिट्टी कटाव होता है। और मानवीय कुछ गतिविधियाँ होती है, जैसे हवा, ग्लेशियर, पानी से क्या होता है, प्राकृतिक ताकतें इसको क्या करती है, बहा कर ले जाती है। कटाव के प्रकार क्या होता है, गुल्ली अपरदन, बहते हुए पानी के माध्यम से काटता है ना, गहरे चैनल गलियों के रूप में मान जाना जाता है। मिट्टी से क्या होती है, मिट्टी को खराब भूमि बनाता है, कौन, गुल्ली अपरदन जो होता है। या अधिकतर चंबल का जो चंबल नदी की जो बेसिन होता है वहाँ पर ऐसे भूमि क्या होते हैं, खड़र के रूप में पाए जाते हैं। सीट क्षरण, ये देखिए ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है, इसका पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सीट क्षरण मतलब होता है कि जब बड़े क्षेत्र में शीर्ष मिट्टी को धोकर बहा देता है, इसको सीट क्षरण कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा का क्षरण को रोकने का तरीका क्या था, समुच्चय खेती की जाती है, जैसे जुताई जो होती है, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ठीक है, पट्टीदार खेती की जाती है, जिससे क्या पानी वहाँ पे रुक जाए। आश्रय बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं, संभावित और विकसित संसाधन के बीच अंतर क्या था। संभावित संसाधन आपको पता है कि एक क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन विकसित में क्या आता है, ऐसे संसाधन जिसको सर्वेक्षण किया जा सकता है, उपयोग उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित करती है, की गई है। यानी आप इतने अच्छा मतलब कि इतने गुणवत्ता, इतने उपयोगी से आप उपयोग कर सकते हैं। बांगर और खादर के बीच, बांगर क्या होता है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो कम उपजाऊ होती है। ठीक है, और खादर हमारी जो होती है नई जलोढ़ मिट्टी होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। यानी देखिए ध्यान रखना कि जो खादर मिट्टी होती है, जो उसमें मिट्टी जो होती है कहीं कहीं लुप्त हो जाती है, फिर वहाँ से जो नदी जो होती है लुप्त हो जाती है जा करके, और वहाँ से फिर निकलती है, तो वहाँ पर क्या, भाबर, भाबर, खादर, बांगर, ऐसे। तो मिट्टी के द्वारा जो बहा करके नदियों के द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है ना, वो क्या होती है, आकर के इकट्ठे हो जाती है, उसको बोलते हैं नई जलोढ़, जिसको खादर बोलते हैं। भारत में भूमि उपयोग पैटर्न का वर्णन करना है, इसमें देखा होगा ना आपने, बस वही चीज़ लिख देना, चारागाह भूमि, है ना, कि स्थानीय अस्थायी चारागाह के तहत क्या होता है, भूमि बहुत कम हो जाती है, लोग इसे क्या करते हैं, चारागाह तैयार करके आबादी को प्रबंधन कर रहे हैं, बचाना चाहिए हमें। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना, कितने क्षेत्र में हमें क्या कर रहे हैं, उपज हो रहा है, यानी कृषि हो रही है। और वन क्षेत्र कितने जगह एरिया में हमारा क्या होता है, वन क्षेत्र है। और बंजर भूमि कितने एरिया में हमारा बंजर भूमि है। ये सभी उपयोग का पैटर्न है। संसाधन नियोजन के सतत विकास का एकमात्र एकल समाधान क्या होता है, संसाधनों का वितरण करके नियंत्रण आवश्यक हो गया है आज के टाइम में। इसीलिए व्यक्तियों को क्या होना चाहिए कि देशों द्वारा संसाधन की कमी को वर्तमान में जारी रखने के लिए भविष्य के खतरों को देखते हुए उसका तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो, आसानी से आने वाले भविष्य में ख़त्म ना हो। और नए तरीके का हमेशा उपयोग करनी चाहिए, नए नए तरीके हमेशा यूज करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में शुद्ध बुआई क्षेत्र के कम प्रतिशत के कारण क्या है, सीधी सी बात देखिए, जो ईस्ट वाला जो राज्य है, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब, वहाँ पर जो नेट बोए गए जो क्षेत्र हैं, जो खेत जहाँ पर खेती होती है, बहुत कम होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, वहाँ क्या है, चट्टान है, पहाड़ी एरिया है, इसीलिए चट्टान और पहाड़ी एरिया पर उपयुक्त मिट्टी नहीं है। और इसलिए जलवायु क्या होता है, और वहाँ की जलवायु भी क्या होती है, कठोर होती है, बहुत बारिश कम होता है उस साइड में, है ना। कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है। भारी बारिश से कृषि गतिविधि को भी क्या करते हैं, बाधित करते हैं। ध्यान रखना कि एक मेघालय में एक जगह है मनसीराम, वहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मनसीराम होता है।
ठीक है, मेघालय में। तो जितने भी ईस्ट वाले एरिया है ना, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी की वजह से वहाँ की जो मानसून होती है बार बार वहाँ पे बारिश करती है एक तरह, तो कभी भी तेज़ बारिश आ जाएगी, कभी होता है, इसलिए क्या होता है, ये खेती के लिए उपयोगी नहीं होती जलवायु वहाँ पे। बात है 5 नंबर क्वेश्चन देखा है, नवीकरणीय संसाधन के फायदा क्या होता है, सीधी सी बात है। जिन संसाधन का उपयोग हम क्या करते हैं, बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिन्हें भौतिक रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः क्या करते हैं, पुनः पेश किया जाता है, दोबारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अक्षय संसाधन के रूप में जाना जाता है, यानी वो अक्षय है, अमर है, वो खत्म नहीं होगा कभी। इसका मतलब ये हो गया, ये संसाधन हमेशा क्या करते हैं, नवीकरणीय के लिए कम समय लेते हैं। ठीक है, बहुत कम समय में इसको नवीकरण दोबारा हम उसको उपयोग कर सकते हैं, और ये प्रकृति के मुक्त रूप से मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। अभी देखो क्या, सांस लेने का कोई पैसा लगता है, नहीं ना। सन कीड़े के लिए पैसा लगता नहीं। तो ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो फ्री में मिलते हैं, और ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, इसलिए इसके पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, वन और वन्य जीव। ठीक है, इसी को यहाँ पर ऐसे दिखा दिया गया है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज का यहाँ पर कॉज ऑफ वाटर स्क्रैच, और यहाँ पर आ जाता है रिवर, मतलब कि रिवर से, और उसको ऑब्जेक्टिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेज सिंपल सी बात है, जब नदी और वैली है वहाँ पर एडवांटेज क्या आ जाएगा, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, फ्लड को रोकने के लिए, ये सब चीज़ का उपयोग कर सकते हैं हम। और डिसएडवांटेज होता है कि मान लो कि हम किसको रिवर को क्या करते हैं, रिवर का फ्रेगमेंटेशन होता है, नदियाँ क्या होती है, जगह जगह कहीं कहीं अपनी रास्ता बदलने लगती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बाढ़ लाती है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, ये भी उसका क्या होता है, रीजन होता है, डिसएडवांटेज आता है। ठीक है, यहीं तक हमारा क्लास था। थैंक यू।